हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले जनन के बारे में। मनुष्यों में जनन के अंतर्गत नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनन किसे कहते हैं। नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन करते हैं। सभी जीवों में जनन करने की क्षमता होती है, जिससे वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो मनुष्य में अगर जनन की बात करें तो मनुष्य जो होता है एक लिंगी यूनिसेक्सुअल प्राणी होता है। इसमें नर मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स देखने को मिलता है। यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल को देख करके अगर पहचान लिया जाए बाहरी लक्षणों से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स। तो मनुष्य क्या है? यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी प्राणी है और इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो इसमें हमने सबसे पहले कहा कि जनन किसे कहते हैं, तो नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। मनुष्य में जो जनन के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, निषेचन, ये सब जो भी हैं, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नर जनन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं और उसके बाद जो सहायक जनन ग्रंथियां नहीं है। यहाँ पे एक जो है मिस्टेक हो गया है, शुक्राशय। यह जो है हमारा शुक्राशय वेसिकल्स, यह मेन यानी जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र के अंतर्गत प्रमुख जननांग जो होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेन होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उसके साथ साथ सहायक जननांग होते हैं। उसके साथ साथ क्या होते हैं? सहायक जननांग होते हैं। तो मुख्य जनन तंत्र के अंतर्गत जो ऑर्गन आते हैं, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत जो ऑर्गन आते हैं उनके अंतर्गत होता है वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, यूरेथ्रा, सीसन। और सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत जो आती हैं, जो रिप्रोडक्शंस में सहायक होती हैं, उसके अंतर्गत जो आता है वो होता है शुक्राशय नली। क्या होता है? शुक्राशय। शुक्राशय आप कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स, यह हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड ये क्या है? सहायक जनन। तो मुख्य जननांग क्या है? तो वृषण कोश है, वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, यूरेथ्रा है, सीसन है। और सहायक जनन ग्रंथि तो शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्लैंड है। सबसे पहले बात करेंगे वृषण कोश का। वृषण कोश जो होता है हमारे शरीर के उदर गुहा में बाहर दोनों टांगों के बीच में लटकती हुई एक संरचना दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इसी स्क्रोटम में वृषण जो होते हैं स्थित होते हैं। यह शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान क्या होता है? कम होता है, क्योंकि स्पर्म के मैच्यूरेशंस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन और मैच्यूरेशंस के लिए जो होता है उसका तापमान बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसीलिए स्क्रोटम जो होता है हमारे उदर गुहा में बाहर की ओर दोनों टांगों के बीच स्थित होता है। इसी स्क्रोटम में एक बीचों बीच पट होती हैं, जिससे कारण यह 2 भागों में बटा होता है। तो प्रत्येक लेफ्ट भाग में लेफ्ट टेस्टिस और राइट भाग में राइट टेस्टिस जो होते हैं उपस्थित होते हैं। वृषण कोश के अंदर दोनों वृषणों बंद रहते हैं। वृषण कोश के भीतर बीचों बीच पेशी अंडकोश विभाजन पट होते हैं, जो कोश को 2 भागों में बांटते हैं। दोनों में एक एक वृषण होता है। दोनों में क्या होता है? एक वृषण होता है। वृषण कोश ताप का नियमन का कार्य करते हैं। वृषण कोश क्या करते हैं? ताप के नियमन का कार्य करते हैं। वृषण कोश का काम क्या है? ताप के नियमन का कार्य करना है। यानी यह जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन और मैच्यूरेशन हो रहा है, तो उसका तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम करना है। ठंडियों में यह जो होते हैं, थोड़े से जब तापमान बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, तो इसमें जो पेशी पाई जाती हैं उसमें संकुचन होता है। संकुचन के कारण जो होता है यह थोड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और गर्मियों में इनका यह जो 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 इसमें पेशी जाती हैं वह ढीली हो जाती हैं, तो जिससे यह थोड़े और नीचे की तरफ हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे वृषण की। वृषण की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, गुलाबी सा अंडाकार संरचना होता है। दोनों वृषण मोटे 2 स्तरीय वृषण खोल में क्या होते हैं? बंद होते हैं, जैसा कि बताया गया है। अब वृषण में क्या होते हैं? इसी वृषण में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के थ्रू। अब इसके बाद करेंगे अधिवृषण। वृषण के ऊपर एक कामा आकार की आकृति होती है। वृषण के ऊपर एक अत्यधिक कुंडलित कामा आकार की संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। अधिवृषण का कार्य क्या है? तो अधिवृषण में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है टेस्टिस में, उसका भंडारण और उसका परिपक्वन वह अधिवृषण में होता है। और साथ साथ वृषण का जो स्पर्म होते हैं उसका पोषण भी अधिवृषण में किया जाता है। तो इसका कार्य वृषण
इसका कार्य वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनियों में पहुंचाने का मार्ग देना है। स्खलन से पहले शुक्राणुओं को संचय करने और पोषण का प्रदान करना है। निषेचन के लिए शुक्राणुओं को परिपक्व करना भी अधिवृषण का काम है। इसी में यह सब होता है। उसके बाद वाइस डिफरेंशिया यानी शुक्रवाहिनी कहेंगे, दो शुक्रवाहिनियाँ हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट होती हैं और एक क्या होती हैं, राइट होती हैं। तो इस सब शुक्रवाहिनियों पर बात कर लेंगे। यह वृषण नाल या इग्विनल गुहा से उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रवाहिनियों के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी संरचना में सेमिनल विसल में क्या होती हैं, जाकर के खुलती हैं। किसमें खुलती हैं, सेमिनल विसल्स में। जैसे हमने बताया कि सेमिनल विसल क्या है, सेमिनल विसल्स एक प्रकार का सहायक जनन अंग है। अब इसके बाद बात करेंगे शुक्राशय। शुक्राशय क्या है, सेमिनल विसल्स। जैसा कि यह क्या है, सहायक जनन अंग है। इससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि यूरेथ्रा क्या है और उसके बाद सीसन क्या है। यूरेथ्रा और सीसन जो हमारे मुख्य नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यूरेथ्रा मूत्रमार्ग मैथुन अंग सीसन से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा क्या होता है, बाहर खुलता है। तो ये क्या है, यूरेथ्रा दिखाया गया है। ये क्या है, यूरेथ्रा, जो जनन शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा क्या होते हैं, बाहर खुलते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे यूरेथ्रा के बाद सीसन का। तो सीसन के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है सीसन मूल, रूट पेनिस, और बॉडी पेनिस और ग्लैंस पेनिस। ये तीन भाग होते हैं। इसी के थ्रू जो स्पर्म, जो सीमेन बनते हैं, वह बाहर पास आउट किए जाते हैं फीमेल के वेजाइना में। तो इसी के थ्रू, सीसन के थ्रू, पेनिस के थ्रू। इसके तीन भाग हैं, रूट पेनिस, बॉडी पेनिस और ग्लैंस पेनिस। ये याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे सहायक जनन ग्रंथि कौन कौन सी हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि हैं, जैसा बताया गया। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि और सेमिनल विस्कल। और क्या है, सेमिनल विस्कल। सहायक जनन ग्रंथि, शुक्राशय। शुक्राशय भी क्या है, सहायक जनन अंग है। तो शुक्राशय के बारे में देख लेते हैं। 1 मिनट। शुक्राशय, सेमिनल विसल क्या है, यह देखेंगे। यह एक ग्रंथि जैसी संरचना है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, यही शुक्राशय है। क्या है, शुक्राशय है। ये ग्रंथि जैसी संरचना है। इसके क्षारीय तरल, इससे एक क्षारीय तरल स्रावित होता है जो टोटल सीमन का 60% बनाता है। क्या बनाता है, टोटल सीमन क्या बनाता है, 60% बनाता है। इसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोक्टोज, इसमें 60% सीमेन में क्या 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 होते हैं, तो प्रोक्टोज शर्करा होती हैं जो स्पर्म को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। और उसके साथ साथ इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। और इसमें सेमिनोजेलिन होता है। इसमें क्या होता है, सेमिनोजेलिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है वह शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है, जबकि सेमिनोजेलिन जो होता है वह स्पर्म का स्कंदन करता है। क्या करता है, स्पर्म का स्कंदन करता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि की। किसकी, प्रोस्टेट ग्रंथि की। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करेंगे इसके बाद हम लोग। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है और उसके बाद काउपर ग्रंथि क्या है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है सिंघाड़े के आकार की संरचना होती है। यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह प्रोस्टेट ग्रंथि है जो सिंघाड़े के आकार की संरचना है। यह यहाँ से जो होते हैं, ये दो पिंडों में बटी होती हैं। यह क्या होती है, कई पिंडों में बटी होती है। एक लेफ्ट एक और एक राइट पिंड होता है। यह वीर्य का यानी यह सीमन का 25% अंश बनाती हैं। यहाँ पे एक इसमें एक सफ़ेद हल्के अम्लीय रंग का द्रव का श्रावण होता है जो टोटल 25% अंश बनाता है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम सिस्ट्रेस होता है, फास्फेटेज होता है तथा कई प्रकार के प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज और ह्यूलारिक आदि। देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव स्रावित होता है जो 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज एंजाइम आदि पाए जाते हैं। यह पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं और काउपर ग्रंथि के क्षारीय द्रव स्रावित करते हैं जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है और सहायक ग्रंथियों के साथ शुक्राणुओं के मिलने से वीर्य बनाते हैं। सहायक
ग्रंथियां स्रावित शुक्राणु का तरल माध्यम प्रदान करता है जो शुक्राणुओं को पोषण मिलता है, उन्हें सक्रिय बनाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग काउपर ग्रंथि की। काउपर ग्रंथि का क्या कार्य है? तो काउपर ग्रंथि यहाँ पे देख रहे हैं, काउपर ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्रजन तंतु के मार्ग दाएं बाएं भाग में क्या होती हैं? स्थित होती हैं। यह अंडाकार सी ग्रंथियां होती हैं। यहाँ से एक गाढ़े पारदर्शी चिपचिपे तरल का क्या होता है? स्रावण होता है, जो मैथुन के उत्तेजना के समय इसी तरल की एक बूंद निकल करके मूत्र मार्ग के क्षारीय एवं चिकना बनाती हैं, जिससे शुक्राणु को मार्ग में मूत्र त्याग की अम्लता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो इसका यह कार्य है। तो यह हुआ हमारा नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंग और मुख्य अंग। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो होते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होता है और सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो इसकी हम बारी बारी से बात करेंगे। इस पर अंडाशय क्या है? एक जोड़ी अंडाशय आकृति लगभग एक जोड़ी अंडाशय जो होते हैं यहाँ पे देख रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में उपस्थित हैं। यह बादाम जैसी होती हैं। क्या होती हैं? यह बादाम के संरचना जैसी दिखाई देती हैं। एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो अंडाशय होते हैं इसमें क्या बनता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ से स्रावित किए जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे अंडाशय के बाद अंडवाहिनी क्या है? ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम, जिसको हम फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका चौड़ा मुखी भाग झालरदार या रोभावी होता है, जिसको क्या कहते हैं? यह जो यहाँ पे चौड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, जिसको हम इनफंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। यह झालेदार जैसा होता है। यही झालेदार जो संरचना होती है, यही ओवुलेशंस के समय ओवम को कैच करती हैं। क्या करती हैं? इसके द्वारा जो ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो यह इनफंडीबुलम है। यानी फैलोपियन ट्यूब के भी 3 भाग होते हैं। फैलोपियन ट्यूब कितने भाग होते हैं? 3। पहला जो ये झालेदार संरचना दिखाई दे रहा है, इसको इनफंडीबुलम कहते हैं। और ये बीच का जो चौड़ा भाग होता है, जिसको हम एम्पुला रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला रीजन। इसी एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन से निषेचन की प्रक्रिया होती है। और उसके बाद जो यूट्रस से लगा हुआ भाग है, यह जो यूट्रस से लगा हुआ भाग है, इसको हम एस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थमस। यह वाला भाग जो होता है यूट्रस से लगा होता है, इसको हम एस्थमस कहते हैं। तो यह क्या हुआ? अंडवाहिनी हुआ, ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम इसको कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे गर्भाशय का। तो शंक्वाकार या त्रिकोणा सा संरचना है। यह जो है ये क्या है? यह पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। शंक्वाकार या त्रिकोणा रचना है जो स्त्री के श्रेणी या पैल्विक प्रदेश में स्थित होता है। इसमें दोनों अंडवाहिनी आकर क्या होती हैं? खुलती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अंडवाहिनी क्या हो रही हैं? आकर के इसमें खुल रही हैं। इसके निचले सक्रिय भाग, इसके भी कितने भाग होते हैं? इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। ये ऊपरी जो चौड़ा भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। ऊपरी चौड़ा भाग फंडस कहलाता है। और बीच का जो भाग होता है और निचला सकरा भाग जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। तो इनके निचले संकीर्ण भाग को सर्विक्स कहते हैं तथा आगे जो कहाँ पे खुलता है? आगे यूरिनरी में आकर के खुलता है और पीछे क्या होता है? मलाशय होता है। तो यूट्रस के भी कितने भाग हैं? यूट्रस भी के भी 3 भाग हैं। ऊपर चौड़ा भाग जिसको हम फंडस कहते हैं, ऊपर चौड़ा भाग जिसको क्या कहते हैं? फंडस। बीच का जो भाग होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी। और नीचे का भाग जो होता है उसको हम ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। अब गर्भाशय के बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय की दीवार की श्लेष्मिक कोशिकाओं से म्यूकस स्रावित होता रहता है, जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मार्ग को सुगम बनाता है तथा उनकी सुरक्षा में भी सहायता करता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है। वेजाइना, इन ग्रंथियों में एक द्रव स्रावित होता है जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणु को आगे बढ़ने में क्या करता है? सहायता करता है। सहायक ग्रंथियां के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? तो बॉर्थेलियन ग्रंथियां आती हैं, रेक्टल ग्रंथि होती हैं, पेरिनियल ग्रंथि और स्तन ग्रंथियां जो होती हैं सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत। तो आशा करते हैं कि आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।